सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ। पिता का नाम झावेर भाई और माता का नाम लाडबा पटेल था। माता पिता की चौथी संतान वल्लभ भाई कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकी रुचि भी पढ़ाई में ही ज्यादा रही। उस दौर में विवाह कम उम्र में ही हो जाता था। कहा जाता है कि सरदार पटेल की शादी भी 16 वर्ष की उम्र में ही हो गई। पत्नी का नाम झावेरबा था। लॉ डिग्री हासिल करने के बाद वो वकालत करने लगे। 2 बच्चे हुए। बेटी का नाम मणिबेन और बेटे का दाहिया भाई पटेल था। सरदार कितने मेधावी थे इसका अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि 1910 में वो पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और लॉ का कोर्स उन्होंने आधे वक्त में ही पूरा कर लिया। इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिला। इसके बाद वो भारत लौट आए। बात नवंबर 1917 की है। यह वो वक्त था जब गुजरात के कई हिस्से अकाल से कराह रहे थे। पटेल की गांधी से मुलाकात हुई। गांधी जी उनकी प्रशासकीय क्षमता से बेहद प्रभावित हुए। पटेल ने एक अस्थायी अस्पताल बनवाया। इन्फ्लुएंजा जैसी उस दौर की घातक बीमारी का इलाज इस अस्पताल में हुआ। फिर खेड़ा में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नो टैक्स मूवमेंट चलाया। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इसके साथ ही वो गुजरात प्रदेश कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी बने। कहा जाता है कि 1928 में बारडोली सत्याग्रह के वक्त ही वहां के किसानों ने उन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। 1947 में भारत को आजादी तो मिली लेकिन बिखरी हुई। देश में कुल 562 रियासतें थीं। कुछ बेहद छोटी तो कुछ बड़ी। ज्यादातर राजा भारत में विलय के लिए तैयार थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे, यानी ये देश की एकता के लिए खतरा थे। सरदार ने इन्हें बुलाया और समझाया। वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो पटेल ने सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया। आज एकता के सूत्र में बंधे भारत के लिए देश सरदार पटेल का ही ऋणी है। कहा जाता है कि एक बार उनसे किसी अंग्रेज ने इस बारे में पूछा तो सरदार पटेल ने कहा, मेरा भारत बिखरने के लिए नहीं बना। बात 1909 की है। पटेल की पत्नी गंभीर तौर पर बीमार थीं। 11 जनवरी 1909 की बात है। पटेल को एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के केस की सुनवाई के लिए कोर्ट जाना था। वो पहुंचे। जिरह करने लगे। इसी दौरान अदालत का एक कर्मचारी आया। उसने एक टेलीग्राम पटेल के हाथ में रख दिया। इस पर लिखा था कि उनकी पत्नी का निधन हो गया है। पटेल ने उसे पढ़ा, फिर संभालकर जेब में रख लिया और जिरह पूरी की। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बरी हुआ। बाद में जज को ये घटना पता लगी। उसने सरदार से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? पटेल साहब ने जवाब दिया, ये तो मेरा फर्ज था। मेरे मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया गया है। मैं अन्याय के पक्ष में कैसे जा सकता हूं? बात 1909 की है। पटेल की पत्नी गंभीर तौर पर बीमार थीं। 11 जनवरी 1909 की बात है। पटेल को एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के केस की सुनवाई के लिए कोर्ट जाना था। वो पहुंचे। जिरह करने लगे। इसी दौरान अदालत का एक कर्मचारी आया। उसने एक टेलीग्राम पटेल के हाथ में रख दिया। इस पर लिखा था कि उनकी पत्नी का निधन हो गया है। पटेल ने उसे पढ़ा, फिर संभालकर जेब में रख लिया और जिरह पूरी की। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बरी हुआ। बाद में जज को ये घटना पता लगी। उसने सरदार से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? पटेल साहब ने जवाब दिया, ये तो मेरा फर्ज था। मेरे मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया गया है। मैं अन्याय के पक्ष में कैसे जा सकता हूं?
बात 1909 की है। पटेल की पत्नी गंभीर तौर पर बीमार थीं। 11 जनवरी 1909 की बात है। पटेल को एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के केस की सुनवाई के लिए कोर्ट जाना था। वो पहुंचे, जिरह करने लगे। इसी दौरान अदालत का एक कर्मचारी आया। उसने एक टेलीग्राम पटेल के हाथ में रख दिया। इस पर लिखा था कि उनकी पत्नी का निधन हो गया है। पटेल ने उसे पढ़ा, फिर संभालकर जेब में रख लिया और जिरह पूरी की। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बरी हुआ। बाद में जज को ये घटना पता लगी। उसने सरदार से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? पटेल साहब ने जवाब दिया, ये तो मेरा फर्ज था। मेरे मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया गया है। मैं अन्याय के पक्ष में कैसे जा सकता हूं? बात 1909 की है। पटेल की पत्नी गंभीर तौर पर बीमार थीं। 11 जनवरी 1909 की बात है। पटेल को एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के केस की सुनवाई के लिए कोर्ट जाना था। वो पहुंचे, जिरह करने लगे। इसी दौरान अदालत का एक कर्मचारी आया। उसने एक टेलीग्राम पटेल के हाथ में रख दिया। इस पर लिखा था कि उनकी पत्नी का निधन हो गया है। पटेल ने उसे पढ़ा, फिर संभालकर जेब में रख लिया और जिरह पूरी की। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बरी हुआ। बाद में जज को ये घटना पता लगी। उसने सरदार से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? पटेल साहब ने जवाब दिया, ये तो मेरा फर्ज था। मेरे मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया गया है। मैं अन्याय के पक्ष में कैसे जा सकता हूं? बात 1909 की है। पटेल की पत्नी गंभीर तौर पर बीमार थीं। 11 जनवरी 1909 की बात है। पटेल को एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के केस की सुनवाई के लिए कोर्ट जाना था। वो पहुंचे, जिरह करने लगे। इसी दौरान अदालत का एक कर्मचारी आया। उसने एक टेलीग्राम पटेल के हाथ में रख दिया। इस पर लिखा था कि उनकी पत्नी का निधन हो गया है। पटेल ने उसे पढ़ा, फिर संभालकर जेब में रख लिया और जिरह पूरी की। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बरी हुआ। बाद में जज को ये घटना पता लगी। उसने सरदार से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? पटेल साहब ने जवाब दिया, ये तो मेरा फर्ज था। मेरे मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया गया है। मैं अन्याय के पक्ष में कैसे जा सकता हूं? बात 1909 की है। पटेल की पत्नी गंभीर तौर पर बीमार थीं। 11 जनवरी 1909 की बात है। पटेल को एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के केस की सुनवाई के लिए कोर्ट जाना था। वो पहुंचे, जिरह करने लगे। इसी दौरान अदालत का एक कर्मचारी आया। उसने एक टेलीग्राम पटेल के हाथ में रख दिया। इस पर लिखा था कि उनकी पत्नी का निधन हो गया है। पटेल ने उसे पढ़ा, फिर संभालकर जेब में रख लिया और जिरह पूरी की। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बरी हुआ। बाद में जज को ये घटना पता लगी। उसने सरदार से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? पटेल साहब ने जवाब दिया, ये तो मेरा फर्ज था। मेरे मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया गया है। मैं अन्याय के पक्ष में कैसे जा सकता हूं? बात 1909 की है। पटेल की पत्नी गंभीर तौर पर बीमार थीं। 11 जनवरी 1909 की बात है। पटेल को एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के केस की सुनवाई के लिए कोर्ट जाना था। वो पहुंचे, जिरह करने लगे। इसी दौरान अदालत का एक कर्मचारी आया। उसने एक टेलीग्राम पटेल के हाथ में रख दिया। इस पर लिखा था कि उनकी पत्नी का निधन हो गया है। पटेल ने उसे पढ़ा,
फिर संभालकर जेब में रख लिया और जिरह पूरी की। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बरी हुआ। बाद में जज को ये घटना पता लगी। उसने सरदार से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? पटेल साहब ने जवाब दिया, ये तो मेरा फर्ज था। मेरे मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया गया है। मैं अन्याय के पक्ष में कैसे जा सकता हूं? 7 सितंबर 1948 की तारीख। संसद भवन स्थित स्वराष्ट्र मंत्री के दफ्तर के बाहर गहमागहमी तेज थी। तब गृह मंत्री को स्वराष्ट्र मंत्री ही कहा जाता था। दफ्तर के चपरासी लगातार भाग रहे थे। उनके हाथों में कागज के टुकड़े थे। दरअसल ये वायरलेस से आ रहे संदेश थे, जिन्हें लगातार संबंधित अधिकारियों और मंत्री के कमरे में पहुंचाया जा रहा था। हैदराबाद में पुलिस की कार्रवाई चल रही थी। उसी की जानकारियां लगातार वायरलेस पर आ रही थीं। इस बीच एक संदेश आया। बागी हो चुके हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली की हेकड़ी खत्म हो रही थी। पुलिस कार्रवाई से दबाव में आने के बाद उन्होंने अपने महल पर सफेद झंडा फहरा दिया था। सफेद परचम यानी शांति का संदेश। स्वराष्ट्र मंत्री के दफ्तर के बाहर बैठके में कुछ आगंतुक बैठे हुए थे। उनमें एक पगड़ीधारी रोबीला व्यक्तित्व तो था ही, एक मुख्यमंत्री भी थे। इस बीच स्वराष्ट्र मंत्री आवाज गूंजी। अपने एक अधिकारी से वह कह रहे थे, निजाम के सफेद झंडा फहराने से क्या मतलब? उसे बोलो कि जनरल चौधरी के सामने आकर कायदे से सरेंडर करे। गूंजती हुई यह आवाज थी सरदार पटेल की। उन दिनों मध्य भारत की सरकार के सूचना अधिकारी रहे देवीलाल बाफना ने इस वाक्य का वर्णन किया है। तब वह अपने बॉस मध्य भारत के मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी के साथ वहां मौजूद थे। मध्य भारत राज्य इंदौर और ग्वालियर समेत करीब 26 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। इसकी राजधानी इंदौर में थी। बाद में जब राज्य पुनर्गठन हुआ तो मध्य भारत राज्य को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। बाफना लिखते हैं कि सरदार की कड़क आवाज जैसे ही बाहर पहुंची, वहां मौजूद तमाम लोगों की हालत खराब हो गई। सब सोचने लगे कि पता नहीं सरदार उनसे कैसा व्यवहार करेंगे। पगड़ीधारी कुछ देर के लिए उठकर वहां से चले गए। बाद में जब लौटे तो उन्होंने वहां मौजूद लीलाधर जोशी से पूछा, सरदार का मूड कैसा है? तब जोशी ने उन्हें बताया था, हैदराबाद एक्शन चल रहा है, मूड गर्म है। यह सुनते ही वह पगड़ीधारी वहां से चले गए। लीलाधर जोशी को मालूम नहीं था कि उनसे सरदार पटेल का मूड पूछने वाला पगड़ीधारी व्यक्ति बड़ोदरा का राजा था। बाद में सरदार पटेल ने लीलाधर जोशी को बुलाया। तब तक सरदार तक खबर पहुंच गई थी कि बड़ोदरा के राजा को लीलाधर जोशी ने ही बताया था कि सरदार का मूड गर्म है, और इसके चलते वह वहां से निकल लिए थे। इससे सरदार कुपित थे। देवीलाल बाफना लिखते हैं, अंदर से जोरदार आवाज गूंजी, जोशी को बुलाओ। आवाज सुनते ही जोशी थरथर कांपने लगे। कुछ क्षण बाद वह सरदार पटेल के सामने खड़े थे। सरदार का लहजा गर्म था। उन्होंने जोशी से तीखे अंदाज में पूछा, तूने गायकवाड़ को क्या कहा? तुझे कैसे मालूम है कि मेरा मूड गर्म है? फिर सरदार कुछ देर रुके और उसके बाद कहा, देखता हूं कैसे दस्तखत नहीं करता है। साफ है कि बड़ोदरा नरेश गायकवाड़ भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर दस्तखत करने से बच रहे थे। सरदार का लहजा देख जोशी कांप रहे थे। सरदार ने उन्हें बैठने को नहीं बोला था और न ही लीलाधर जोशी ने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने की हिम्मत दिखाई। सरदार की निगाह कांपते जोशी पर कुछ देर बाद पड़ी। देवीलाल बाफना सूचना अधिकारी के नाते साथ थे। वह लिखते हैं कि लीलाधर जोशी को कांपते देख सरदार पटेल ने उनसे पूछा, जोशी तुम क्यों कांप रहा है? तुझे तो मैंने कुछ नहीं कहा। फिर सामने की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। लीलाधर जोशी अपनी मांगों की लिस्ट लिखकर ले गए थे।
उन्होंने सबसे पहले कहा कि ग्वालियर के महाराजा सिंधिया अपना मोती महल नहीं दे रहे हैं, जिसकी उन्हें अपने सचिवालय के लिए जरूरत है। तब सरदार ने जो जवाब दिया था वह जबरदस्त था। सरदार ने लीलाधर जोशी से कहा, देख जोशी, मैंने इन 600 रजवाड़ों के राज ले लिए और तुझे एक महल लेने में दिक्कत हो रही है। इस समय वे जो भी मांगे आज तुम दे दे, 1 साल बाद वे सभी तुम्हें लौटा देंगे। वहां सफाई वाले नहीं होंगे। सरदार का इशारा महाराजा सिंधिया की ओर था। लीलाधर जोशी ने अपनी दूसरी मांग रखी अपने 11 मंत्रियों के लिए 11 गाड़ियों की। मध्य भारत राज्य के लिए 11 मंत्री निर्धारित हुए थे। जैसे ही जोशी ने अपनी यह मांग रखी, सरदार ने कड़क आवाज में उनसे पूछा, सिंधिया ने तुम्हें 67 गाड़ियां दी, होलकर ने 26 गाड़ियां दी, फिर गाड़ियों की क्या आवश्यकता? तब जोशी ने बताया कि वे सारी गाड़ियां विदेशी हैं, उनके पुर्जे मुंबई में भी नहीं मिल रहे। तब सरदार ने लीलाधर जोशी से कहा कि नियमानुसार इन गाड़ियों की नीलामी कर लें और उससे मिली रकम से दूसरी गाड़ियां खरीद लें। इस बैठक में सरदार से लीलाधर जोशी ने कुछ और मांगे रखीं। फिर सरदार ने मध्य भारत के लिए ICS अधिकारी विश्वनाथन की नियुक्ति का आदेश जोशी को सुनाया। नियुक्ति की जानकारी देते हुए सरदार ने लीलाधर जोशी से कहा था, देख जोशी, तुझे राजकाज का अनुभव नहीं है। तूने अब तक सिर्फ प्रजामंडल के झंडे फहराए या उड़ाए हैं, इसलिए यह अनुभवी अफसर तुमको दे रहा हूं। इसके बाद सरदार ने उन्हें राजकाज चलाने की कुछ सीख दी। लीलाधर जोशी ने इसके बाद सरदार के पैर छुए और बाहर निकल गए। उस समय तक CM जोशी पसीना पसीना हो चुके थे। देवीलाल बाफना लिखते हैं कि बाहर निकलने के बाद लीलाधर जोशी ने अपने पसीने पोंछे और राहत की सांस ली। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश भर में हिंदुत्व का प्रतीक पुरुष बना दिया गया है। लेकिन एक अजब विडंबना जुड़ी है उनके साथ। उनकी यादों को जहां संजोया गया है वह इमारत मुगलों की है। बुलंद इमारतों के प्रेमी मुगल शहंशाह शाहजहां के अहमदाबाद स्थित 400 साल पुराने आलीशान मोती शाही महल में ही पटेल का संग्रहालय है। शाहजहां के ख्वाब ताजमहल का बीज इसी शाही महल की कोख में फूटा था। मोती महल न बनता तो शायद ताजमहल भी न होता। मशहूर अमेरिकी साहित्यकार जेम्स डगलस कहते हैं कि साबरमती नदी के किनारे की यह इमारत एक ऐसी कली थी जो बाद में ताजमहल का रूप लिए फूल बनी। अकाल के दौरान लोगों को काम देने के जिस जज्बात से इस इमारत की नींव पड़ी, वही जज्बा मोहब्बत की इंतहा लिए नमूदार हुआ यमुना किनारे ताजमहल के रूप में। शाहजहां ने शहर के बीच साबरमती किनारे मोती शाही महल को 1618 से 1622 के बीच बनवाया था। तब वह गुजरात के गवर्नर हुआ करते थे। इस महल से उनका पहला और आखिरी सामना भी दिलचस्प है। महल तैयार हुआ तो वह हाथी पर सवार होकर पहुंचे। बदकिस्मती से मुख्य द्वार छोटा होने के कारण हाथी अंदर ही न जा सका। शाहजहां फिर ऐसा लौटे कि पलटकर कभी इधर आए ही नहीं। यहां से कुछ फलांग दूर भद्र पैलेस में ही रहने लगे। भद्र पैलेस को अहमदाबाद शहर बसाने वाले सुल्तान अहमद शाह 1411 से 1442 ने अपनी आरामगाह के तौर पर बनवाया था। उसके बाद कई बादशाहों का डेरा रहा इसमें। मोती शाही महल का इतिहास बेहद रोचक और रोमांचक है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता इसी इमारत के छज्जे से साबरमती के सौंदर्य में डूबकर लिखी। टैगोर 1878 में अपनी गुजरात यात्रा के दौरान यहाँ रुके थे। उस समय उनकी उम्र थी 17 साल। यहीं रिहाइश के दौरान उन्हें अपनी लघु कहानी हंग्री स्टोन्स के लिए प्रेरणा मिली। संग्रहालय की पहली मंजिल के एक कमरे में टैगोर से जुड़े सामान, उनके चित्र और उनके कई लेख सहेजे गए हैं।
इस महल की मेहमान बड़ी से बड़ी हस्तियां बनी। इनमें अंग्रेज और अमेरिकी इतिहासकार तो हैं ही, सरदार ख्वाजा नसीरुद्दीन चिश्ती ने भी इसकी खूबसूरती पर मुरीद होकर यहाँ बसेरा किया। लाल, भूरे और सफेद पत्थरों से बनी मुगल वास्तुशिल्प की इस अनूठी कृति को साहित्य में भी खासी जगह मिली। मोती महल मुगल काल के गवर्नरों और अंग्रेजी हुकूमत के कमिश्नरों, जजों की पसंदीदा रिहाइश रही। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजों ने जब अहमदाबाद को छावनी क्षेत्र घोषित किया तो इसे गुजरात के गवर्नर का आधिकारिक आवास बना दिया गया। 1975 में यह सरदार वल्लभभाई पटेल की स्मृतियों को समर्पित हुआ। सरदार पटेल मेमोरियल सोसाइटी का यह संग्रहालय देश में सबसे बड़ा है। इसमें सरदार पटेल की वस्तुओं, तस्वीरों, ऐतिहासिक दस्तावेजों, उनके सामाजिक राजनीतिक सफरनामे का ब्यौरा है। पटेल के कपड़े, चप्पलें, बैग, उन पर प्रकाशित पुस्तकें, लेख, कविताएं, कार्टून सबकी नुमाइश है यहाँ। 36,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थापित मेमोरियल में ऑडियो विजुअल सिस्टम से लैस ऑडिटोरियम भी है। इसके बेसमेंट में आर्ट गैलरी है। बाग बगीचे शानदार और अंदर के भवन की छतें हीरे की शक्ल में। मजबूती ऐसी कि 3 भूकंप के झटकों के बाद भी असर न हुआ। इसे दुर्योग या संयोग जो भी कहें, लेकिन सरदार जहां जन्मे, जहां पले-बढ़े या जहां रहकर वकालत की, उनके वे तीनों ठिकाने ऐसा भव्य रूप न पा सके। पटेल के दूसरे घरों की पहचान इतनी चमकदार नहीं है। अहमदाबाद के बेहद भीड़-भाड़ वाले लाल दरवाजा इलाके में सरदार पटेल स्मारक है, लेकिन इसकी पहचान पटेल के बजाय इस इमारत में आए दिन होने वाले प्रोग्राम से है। साल 1916 में इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पढ़कर लौटे पटेल ने इसी मकान को किराए पर लिया था और करीब 11 साल तक यहाँ रहे। इस हेरिटेज बिल्डिंग के मुख्य द्वार पर फेरी वालों का कब्जा है। अंदर का लॉन एरिया स्टेट बैंक की गाड़ियों की पार्किंग के लिए 45,000 महीने के किराए पर उठा दिया गया है। गाड़ियों से जगह भरी रहती है तो दर्शनार्थियों के लिए स्मारक की बिल्डिंग का साइड गेट खोल दिया गया है। लोग बाग टाइम पास या गप्पबाजी के लिए भी यहाँ जमा रहते हैं। पहले माले पर कॉन्फ्रेंस रूम बना है, जिसमें 2 घंटे के प्रोग्राम के लिए 2,000 रुपए किराया लिया जाता है। यही प्रोग्राम वाली पहचान कहीं ज्यादा पुख्ता है।